स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स है तो इश्क है। लिस्क है तो इश्क। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। स्कैन 1992 वेब सीरीज का ये डायलॉग सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से दिल और दिमाग में बैठ चुका है। इवन कुछ फेमस इन्वेस्टर्स और यूट्यूबर्स को भी आपने बोलते हुए सुना होगा कि मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिया, अब रिस्क लिया है तभी मैंने इतना पैसा कमाया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन ये सुनकर हमें लगता है कि इसका मतलब है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। और इस वजह से जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो हाई रिस्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाई रिस्क का मतलब है हाई रिटर्न्स। लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई रिस्क लेकर मान लो किसी 500 करोड़ की मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही थी उस सेक्टर में कोई अचानक से बड़ा प्लेयर आ जाए जिसके आगे कंपनी टिक नहीं पाएगी और इसके बैंकक्रप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जिससे आपको पूरी कैपिटल का भी लॉस हो सकता है। जबकि इसके बदले अगर आप किसी लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल कर देगा। इसलिए इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और इवन कम रिस्क लेकर भी ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। इस लॉजिक को बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देकर समझाया है। मान लीजिए आप एक एक्स नाम के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और एक दिन आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आता है 100 एक्स प्रोडक्ट को सेल करने का, बट जो व्यक्ति देता है वो कहता है कि वो आपको डिलीवरी के बाद ही पैसा देगा। अब क्योंकि ऑर्डर आपके लिए काफी बड़ा था तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो एक्स प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप इसे 2 जगह से सोर्स करते हैं। एक जगह पे वो आपको 50 रुपए का मिल रहा है और दूसरी जगह पर वो आपको 60 रुपए का मिल रहा है, तो आप कौन सी जगह से उसे बाय करेंगे? और जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहां से उसे बाय करेंगे, क्योंकि इस पूरी ट्रांजैक्शन में एक रिस्क ये है कि मान लीजिए जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर लेने से मना कर दे या फिर ऑर्डर लेने आए ही ना, तो ऐसे में अगर आपने 50 वाला प्रोडक्ट सोर्स किया होगा तो आपको 5,000 का लॉस होगा, और अगर आपने 60 वाला प्रोडक्ट सोर्स किया होगा तो आपको 6,000 का लॉस होगा। अब अगर इस पूरे इंसिडेंट को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो आपने जहां पर कम पैसे दिए हैं, यानी जहां पे आपने 5,000 रुपए दिए हैं, वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे रेदर देन जहां पे आप 6,000 रुपए देंगे। यानी जहां पर आप कम रिस्क लेंगे वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब देखो, हमने रिस्क के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन हमने उसे डिफाइन नहीं किया है कि रिस्क होता क्या है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क अनसर्टेनिटी से आता है, जहां पर आपको पता ना हो कि क्या हो सकता है। अब अनसर्टेनिटी कब होगी? जब या तो आपको नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर कोई भी ऐसा अनअकाउंटेड फैक्टर जिससे फाइनेंशियल लॉस हो। अब ये जो रिस्क है ना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं, ए और बी। ए एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि हमेशा रिस्क लेना प्रेफर करता है, और वहीं बी एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है जो कि हमेशा रिस्क से दूर रहना पसंद करता है। तो अगर मान लो ये दोनों किसी सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर इन्हें सेफली फिक्स रिटर्न्स मिले, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये दोनों इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीटली डिफरेंट होगी। यहाँ पर सबसे पहले बी की बात करें तो क्योंकि दोनों ने ही सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और दोनों को फिक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं और बी सेफ इन्वेस्टमेंट ही करना पसंद करता है, तो बी के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। लेकिन जो ए है उसके लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शायद रिस्की है, क्योंकि इसमें उसे रिटर्न्स कम मिलेंगे, जबकि वो ज्यादा रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए चाहता है। तो इससे जो उसका गोल हाई रिटर्न से कंप्लीट हो सकता था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि उसके लिए एक रिस्क है। यानी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स भी कभी कभी कंडीशंस की बेसिस पर किसी के लिए रिस्की हो सकते हैं। इसलिए हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो रिस्क रेटिंग होती है वो हर इंडिविजुअल के रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग होती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि हर व्यक्ति के हिसाब से रिस्क अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिस्क 2 तरीके के होता है। एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क में वो रिस्क आते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है और जिनके अगेंस्ट में आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। वहीं अनकंट्रोलेबल रिस्क में ऐसे रिस्क आते हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं है और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अनकंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो 2020 में जब पेंडेमिक आया था और उससे सारे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए थे, तो क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते थे? ऐसे ही जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और उससे जो ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर आया, क्या आपको उसके बारे में पहले से पता था और आप उसको कंट्रोल कर सकते थे? तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं था और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
जबकि अगर कंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो मान लो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसमें आपको 5 साल के बाद 80% का लॉस हो जाता है, तो इस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते थे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। ऐसे ही अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो और वो पूरी इंडस्ट्री ही डाउन चली जाती है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते थे। और अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो जिसमें मैनेजमेंट की साइड से प्रॉब्लम चल रही है और आगे चल के आपको लॉस हो जाता है, तो इस रिस्क को भी आप सही रिसर्च करके और मैनेजमेंट एनालिसिस करके कंट्रोल कर सकते थे। तो ये जो अनकंट्रोलेबल रिस्क हैं, इनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलेबल रिस्क हैं, इनको कंट्रोल करने की प्रोसेस को ही रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट मेनली 5 तरीके से किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग आता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि आप कितना फिकेशन है, ये आपको दोनों सेक्टर और स्टॉक्स के हिसाब से करना है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद रिस्क को कंट्रोल करने के लिए थर्ड स्टेप जो आपको लेना है वो है एसेट एलोकेशन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप के एसेट पे अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी है। मतलब आपको सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही नहीं लगाना है, आप इसके साथ साथ गोल्ड में भी पैसा लगाएं और हमेशा ऐसी एसेट क्लास में पैसा लगाएं जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड हो। इसका एक एग्जांपल हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो गोल्ड के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जब भी स्टॉक्स की प्राइस गिरती है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, जिससे आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए नेक्स्ट फैक्टर जिस पर आपको ध्यान देना है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रिज है जिसकी कैपेसिटी 1000 टन है, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा इस ब्रिज में जो मैक्सिमम कैपेसिटी अलाउ की जाती है वो 900 टन ही होती है, जिसका रीजन है कि वो 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं ताकि ब्रिज कोलैप्स ना हो जाए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है, तो आपको हमेशा उसमें 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलनी चाहिए, जिससे आपको उस स्टॉक में जिससे आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो यही कुछ तरीके होते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के।